देखिए बेटे, लास्ट टॉपिक था आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, लाइक व्हाट इज मोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड नो अबाउट मोल। मोल क्या होता है आपका? मोल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, एटम, एंटिटीज और एनीथिंग यू कैन काउंट। सो बेसिकली मोल जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि मोल एक डेफिनेशन है, मोल एक कंटेंट है जो हमने डिफाइन किया है कितने पार्टिकल्स को कलेक्ट करके, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कलेक्ट करके। तो इससे जो लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, लाइक AMU क्या होता है आपका, ये सब हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और यू कैन आल्सो से एवोगैड्रो लॉ। सो व्हाट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? देखिए बेटा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या था आपका, हमारे पास जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। क्यों मॉडिफाई किया गया? क्योंकि बाद में हमें एटम से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में जानने को मिला। तो फाइनली जो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें ये बताया गया दैट एटम कैन बी डिविजिबल इन नेचर, नाउ एटम कैन बी डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी आपकी, उसमें पहले ये बोला करते थे दैट एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन अब ये बोला जाता है दैट एटम इज डिविजिबल। सो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब आई उसके बाद एक बर्जीलियस की भी थ्योरी आई। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, बट दैट थ्योरी इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। इसीलिए एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसी थ्योरी को एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के नाम से आज जाना जाता है। तो बर्जीलियस की जो थ्योरी थी वो क्या थी और उसमें हमने क्या मॉडिफिकेशन करके एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस बनाई, तो देखते हैं। देखिए, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस अगर मैं आपको बताऊं, सो व्हाट इज दैट? It is basically equal volume of gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure. Under similar condition of temperature and pressure. So that is what the hypothesis is. तो इसमें क्या बोला गया? Equal volume of gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure, and you can also say at STP. STP is a standard condition. It can also be said as a standard temperature pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बेटा एक कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को बेसिकली फिक्स कर दिया जाता है और उस कंडीशंस पे चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि हमने एक पर्टिकुलर गैस लिया और उसको STP पे रखा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी आपको आगे उसमें कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए एंड ऑल, तो अगर आपको STP बोला गया है तो व्हाट इज दैट? STP और NTP, STP और NTP बोथ आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपको बोला गया STP, कहीं पे भी अगर बोल दिया जाए STP, सो यू मस्ट नो इट इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन ऑल्सो से इट एज 273.15 केल्विन। ये आपकी सेल्सियस और केल्विन की अलग अलग मेजरमेंट है। अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 273.15 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड द प्रेशर इज 1 atm। तो अगर आपको बोला जाए STP पे हम चीजों को ऑब्जर्व करें तो यू मस्ट नो दैट कि टेम्परेचर कितना है इतना और प्रेशर कितना है इतना। तो वही चीज एवोगैड्रो ने बोली कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपकी गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उस केस में उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज ऑल्सो सेम, लेकिन एक कंडीशन के बेसिस पे ही वो चीजें सेम हो सकती हैं, और वो कंडीशन क्या है? अंडर STP और सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी हैव 2 गैसेस, एक हमारे पास नाइट्रोजन है एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन, बोथ हैविंग अ वॉल्यूम 2 लीटर। अगर हम ये बोले कि दोनों का वॉल्यूम 2 लीटर है
तो हमने क्या बोला कि दो गैसेस हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है एंड दोनों को हमने एसटीपी पे रखा। मैंने इस गैस को भी एसटीपी पे रखा हुआ है एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट एट एसटीपी। सो कंडीशन फॉर बोथ ऑफ देम आर सेम, वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम। अब देखिए कंडीशंस भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर ऑल्सो सेम। अगर हम बोलते हैं कि N2 के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं लाइक 50, तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 50, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, कि आपने जो भी गैस लिया है उसका नेचर क्या है। बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दोनों ही गैसेस डिफरेंट है, लेकिन इसके नेचर से इंडिपेंडेंट इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दे आर सेम। तो यही आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है और यू कैन से इट एज एवोगैड्रो लॉ। तो ये जो लॉ था, व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन वी डिड इन दिस लॉ। अब इससे पहले जो बर्जीलियस की थ्योरी आई थी, थोड़ा उसको देख लेते हैं, या इसको हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। देखिए अब हम इसको कंपेयर करेंगे। बर्जीलियस ने भी एक हाइपोथेसिस दी, ही सेड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर एसटीपी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। देखिए बेटा, जैसे कि जो हमारा एवोगैड्रो लॉ था उसमें और इसमें एक ही फर्क है। आप दोनों ही डेफिनेशंस को मैच कीजिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। So the difference is the atom and molecule under similar condition of temperature and pressure। वहां भी STP है, यहाँ भी STP है। Volume of gases in both of the cases have same, तो दोनों ही केसेस में वॉल्यूम सेम है आपका, STP is also same, but the difference is एटम एंड मॉलिक्यूल। यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया गया है और यहाँ पर क्या लिया गया है बेटा, एटम। इसी को मॉडिफाई किया था कि जब बर्जीलियस ने यही डेफिनेशन दी तो उसने बोला कि एटम कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर हम लेते हैं एसटीपी पे लेते हैं तो दोनों के एटम सेम होंगे, जबकि यहाँ बोला गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेंगे एसटीपी पे लेंगे तो क्या सेम होगा, मॉलिक्यूल। अब इसमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास एक रिएक्शन है, we combine H2 plus Cl2 and it will form HCl। so अगर आप इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, so 1 mole of H2 combines with 1 mole of Cl2 and it will finally form 2 mole of HCl। so in that case अगर हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा, देखिए इससे पहले हमारे कुछ लॉज थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ लॉज होते हैं जो केमिस्ट्री को समझने में सीखने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। जब भी आप कोई केमिकल फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं या उसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जो लॉज होते हैं वो आपको समझाते हैं कि जो ये रिएक्शन है वो किस तरह से वर्क आपकी करने वाली है। सो दैट इन दैट लॉज, जो आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें एक लॉ है आपका जिसका नाम है गैल्यूसेक लॉ। गैल्यूसेक लॉ बोलता है कि जो आपके गैसेस हैं in gaseous reactant, when gaseous reactant combine in simple ratio it will form a gaseous product and it is also in a simple ratio। तो जो आपके gaseous reactant combine करके जब gaseous product बनाते हैं they always bear a simple ratio with each other, that is Gay-Lussac law। तो ये आपका था Gay-Lussac law। इससे हमें ये समझ में आया that ये देखिए ये आगे आप एक नंबर देख रहे हैं, ये चैप्टर बेटा आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है जो आपको केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीजों से रूबरू कराएगा। तो यहाँ पर जो हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं इसमें आपको कुछ हर लेक्चर में कुछ नया देखने के लिए आपको मिलेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं पूरे लेक्चर में एक बार जरूर सोचेंगे कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आप जब कंटिन्यूटी में रहेंगे तो वो चीजें आपको आगे या पीछे कहीं ना कहीं क्लियर आउट हो जाएंगी। तो देखिए हमने बोला कि ये जो H2 है एंड इट इज Cl2 और आगे का जो नंबर है कोई नंबर है नहीं, इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। एंड दैट 1, इस 1 को आप 1 मोल भी बोल सकते हैं। मैं इसको बोल सकती हूँ ये 1 मोल H2 है
ये 1 मोल Cl2 है एंड इट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl। आगे वाला जो नंबर होता है दैट इज बेटा स्टोइकियोमेट्री, और वो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली आपके मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन, और इसने बनाया 2 मोल ऑफ HCl। इसी को आप, ये जो मोल्स है ना, इसको आप वॉल्यूम में भी ले सकते हो। मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ दैट 1 वॉल्यूम ऑफ H2, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 एंड इट विल फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। इट इज ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक लॉ। तो यहाँ पे लॉज हमने डिस्कस नहीं किए हैं, इसीलिए मैं आपको ये लॉ एक्सप्लेन कर रही हूँ। गैल्यूसेक लॉ बोलता है कि जब भी आप गैसेस को कंबाइन करके गैसियस प्रोडक्ट बनाएंगे दे ऑलवेज बियर अ सिंपल रेशियो विद ईच अदर। मतलब यहाँ पे सिंपल रेशियोज आएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1 एंड HCl का 2। सो दे ऑल आर इन सिंपल रेशियो, 1:1:2। तो ये आपका सिंपल रेशियो है, दैट इज गैल्यूसेक लॉ। तो मेरा जो समझाने का मोटिव था दैट इज कि जो आगे जो आपकी आगे स्टोइकियोमेट्री है, दैट स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट अ मोल और अ वॉल्यूम। वो कुछ भी रिप्रेजेंट आपको कर सकता है, ये मोल भी हो सकता है या फिर ये वॉल्यूम भी हो सकता है। अब देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया कि आगे वाला जो नंबर है उसको हम वॉल्यूम ले सकते हैं। अब बर्जीलियस की थ्योरी इस रिएक्शन में थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 लिया, क्लोरीन का भी वॉल्यूम 1 लिया। सो इट इज अंडरस्टूड कि HCl कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl इट गेट फॉर्म। अब देखिए, इसने बोला कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेते हैं, ये रिएक्शन मैंने STP पे लिया हुआ है, तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी सेम होंगे भाई, क्योंकि इसने लॉ दिया है तो हमें इसे अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब हम जरा एटम्स लेते हैं। अब देखिए, H2O का 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम, इट विल फॉर्म 2 वॉल्यूम। व्हेन they contain same volume, they also contain same number of atom under STP, स्टैंडर्ड कंडीशंस में एटम इनके सेम होंगे। तो अगर इसका एक एटम है तो इसका भी एक ही एटम होगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, एटम भी सेम होंगे, तो इट विल फॉर्म अ 2 कंपाउंड एटम, और यू कैन आल्सो से 2 एटम। अभी बेसिकली 2 एटम हम इसको नहीं बोल रहे हैं बिकॉज इट इज अ कंपाउंड। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने मिलके HCl एक कंपाउंड बनाया है, और इस कंपाउंड के अंदर हम ये 2 एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको 2 कंपाउंड एटम लिखेंगे। देखिए बेटा, अगर मैंने 1 एटम लिया, इट विल फॉर्म 2 कंपाउंड एटम। यहां तक ठीक है, समझ आता है। अभी देखिए, कई बार हम जब स्टोइकियोमेट्री लेते हैं हम उसमें हाफ भी तो लेते हैं। इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से भी बैलेंस कर सकती हूँ, हाफ मोल ऑफ H2, हाफ मोल ऑफ Cl2, सो इट विल फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ HCl। इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आधा एटम इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 कंपाउंड एटम। इज दैट क्लियर? 1 कंपाउंड एटम। तो अगर मैंने इसका हाफ लिया, तो इसका कितना बनने वाला है, 1 बनेगा। सो सिंपल। अभी देखिए, अगर दोनों का हाफ है तो इसका 1 बना। अभी क्या आप ये समझ सकते हैं दैट हाफ एटम कैन एग्जिस्ट or not? It is very difficult task to destruct an atom because atom is very small, इतना small कि it cannot be isolated। अगर आप उसको isolate ही नहीं कर सकते, how can you visualize half mole of atom? 1 मोल या 1 एटम ही इतना छोटा होता है, तो हाफ एटम कितना होगा, हाफ एटम इज do not have any existence, so because this theory is not applicable over here। यहां से ये थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि हाफ एटम्स तो आ ही नहीं सकते और हाफ एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां तक ठीक था, बट यहां आके गलत हो गया, एटम वाली थ्योरी गलत है। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम सेम रखा, तो आपको बोलना है कि एटम भी सेम होंगे उसमें। अब एटम एक है तो ठीक है, बट अगर हाफ लेंगे तो हाफ एटम की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। तो बर्जीलियस की थ्योरी यहाँ पे फ्लॉप हो गई। अभी देखिए, अगर यही थ्योरी एवोगैड्रो की लगाएं, तो एवोगैड्रो ने बोला कि वॉल्यूम सेम लेते हैं, STP पे लेते हैं, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसमें मॉलिक्यूल सेम है तो अब देखिए जरा, यहाँ पे हम वही रिएक्शन ले रहे हैं, H2 plus Cl2 gives 2 HCl। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसका 1 वॉल्यूम लेती हूँ, इसका भी मैंने 1 वॉल्यूम लिया, तो ये कितना फॉर्म करेगा, 2 वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? अगर हम इसका 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि उसने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर इसका 1 मॉलिक्यूल है तो इसका भी 1 मॉलिक्यूल होगा,
और ये कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। क्लियर। देखिए अब अगर हम हाफ मॉलिक्यूल इसका ले लें तो इसका भी कितना होगा, हाफ मॉलिक्यूल, और इसका कितना होगा आपका 1 मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। आधे का 1/4 तो नहीं लेते हैं, मैक्सिमम इज 1/2। तो अभी देखिए कि अगर हम इसको 1/2 लेते हैं, आधा मॉलिक्यूल इसका आधा मॉलिक्यूल इसका, सो इट विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल एंड हाफ मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाफ मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है बिकॉज हाफ मॉलिक्यूल डिफाइन 1 एटम। क्या, हाफ मॉलिक्यूल डिफाइन 1 एटम। आधा मॉलिक्यूल एक एटम को डिफाइन करता है, इसीलिए हाफ मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है, जबकि हाफ एटम का एग्जिस्टेंस नहीं था। इसीलिए बर्जीलियस की थ्योरी फाइनली फेल एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है वो विन कर गया। और फाइनली एवोगैड्रो ने अपना एक लॉ बना दिया कि जब भी आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेंगे सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इट कंटेन ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये यहां से हमको क्लियर होता है। आई थिंक बेटा इट इज क्लियर नाउ। अब देखिए जो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस थी, इससे हम इसकी एक एप्लीकेशन है क्या, ये हाफ मॉलिक्यूल मिलके इसने एक मॉलिक्यूल बनाया और हाफ मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है, इसीलिए ये थ्योरी कहीं ना कहीं जाके करेक्ट हो गई। अब देखिए इसका जो एप्लीकेशन है, व्हाट इज दैट एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में सबसे इसका पहला एप्लीकेशन यही है, इट डिटरमाइन एटॉमिसिटी। इट डिटरमाइन एटॉमिसिटी, ये एटॉमिसिटी को डिटरमाइन करता है। लाइक अगर हम बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, हाउ मच एटम डिड इट कंटेन, इट कंटेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने बोला एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने आ रहे हैं, 2। यहीं पे अगर मैं इसको चेंज करके बोल दूं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो अब बेटा आप बताइए कि इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। देखिए 1 मॉलिक्यूल में 2, तो हाफ मॉलिक्यूल में कितना होगा, 1 होगा ना। तो हाफ मॉलिक्यूल में एटम की एग्जिस्टेंस है। अगर हम आधा मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, और मैंने 1 बोला तो इसका मतलब ये 2 एटम को रिप्रेजेंट करता है। सो इट कैन एबल टू डिटरमाइन दी एटॉमिसिटी। एवोगैड्रो लॉ से हमें एटॉमिसिटी के बारे में कुछ नया जानने को मिला। इसके बाद हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी। तो इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज वेपर डेंसिटी। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी को आप एक दूसरा नाम दे सकते हैं क्या, रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी देखिए जब भी रिलेटिव आ जाए तो रिलेटिव का मतलब है रिलेट करना, किससे, एक स्टैंडर्ड से। जैसे कि आपका जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास हमने निकाला था, तो व्हाट इज दैट रिलेटिव वर्ड वहां क्यों यूज किया, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड को चूज किया। तो ज्यादातर आप देखेंगे कंसेप्ट्स में जहां रिलेटिव आता है वो रिलेट एक स्टैंडर्ड से हमेशा रिलेट करता है। तो जब डेंसिटी के आगे रिलेटिव डेंसिटी आ गया तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सो वेपर डेंसिटी इज अ रिलेटिव डेंसिटी, और वो होता क्या है, देखिए वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट STP। हमने यहाँ स्टैंडर्ड किसे माना, हाइड्रोजन को, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को ले लिया गया और इसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे गैस की डेंसिटी को जो है रिलेट कर रहे हैं। So that is what vapor density is. It is the ratio of density of any gas at STP divided by density of H2 gas at STP. अब देखिए दोनों ही केसेस में अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। दोनों ही केसेस में दोनों STP पे रखे हुए हैं, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में गैसेस का वॉल्यूम जो है वो सेम होता है। क्योंकि दोनों केसेस में वॉल्यूम जो है वो सेम है,
तो वॉल्यूम कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा, मास। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मास ऑफ गैस at STP divided by mass of H2 gas at STP। देखिए मास ऑफ गैस एट STP, अब यहां पे बोला गया मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का मास अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं देन इट इज 1 मोल मास। क्या, देन इट इज 1 मोल मास। और वो जो 1 मोल मास होता है उसको आप और क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। एक मोल के मास को हमेशा मोलर मास बोला जाता है। तो यहाँ पे मास ऑफ गैस की बात करी जा रही है स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम गैस का वॉल्यूम 1 मोल लेते हैं और 1 मोल के मास को हमेशा मोलर मास बोला जाता है, इसीलिए मैं इस मास को मोलर मास लिख सकती हूँ। एंड नेक्स्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एट STP दैट इज रिमेन सेम, क्या रहेगा आपका 2, और ये था आपका वेपर डेंसिटी। सो फाइनली जो आपका मोलर मास आता है वो क्या आएगा, मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो आज हमने बात करी क्या, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की, जिसमें ये हाइपोथेसिस एक मॉडिफाइड हाइपोथेसिस था, किसका, बर्जीलियस का। बर्जीलियस ने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम एट STP, रादर एवोगैड्रो सेड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर STP। तो एटम और मॉलिक्यूल का दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था, और वो एटम और मॉलिक्यूल की वजह से ही ये थ्योरी जो है आपकी फाइनली एप्लीकेबल हुई, जिसके बाद हमें एप्लीकेशंस इसकी क्या पता चली कि इसके बेसिस पे हम एटॉमिसिटी डिफाइन कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन दी वेपर डेंसिटी। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की।